स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एविडेंस अबाउट द एक्सपीरियंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने जैसे पीछे पढ़ा कि हमारे पास जो है वो दो तरह की चीज़ें होती हैं। हम लोगों ने पीछे ये डिस्कस भी किया कि एक्सपीरियंस का एविडेंस बेस्ट हम लोग को क्वालिटेटिव रिसर्च से मिलता है। अब वो कहते हैं कि वाई अदर स्टडीज आर नॉट सुटेबल फॉर दैट। सबसे पहले तो एक तो चीज़ ये है कि रैंडमाइज ट्रायल एंड सिस्टमैटिक रिव्यूज ऑफ द रैंडमाइज ट्रायल्स कैन टेल अस वेदर पर्टिकुलर इंटरवेंशन आर इफेक्टिव, बट दे कैन नॉट प्रोवाइड डीप insights about the patient experience of their इंटरवेंशन। वो चूँकि आरसीटीज़ में तो एक सिम्टोमेटिक टेक्निक है ना कि 10 पेशेंट को ये लगाया था, 10 को ये लगाया था, एक ठीक हुआ, दो नहीं हुए, तो हमें पता चल गया कि ये इफेक्टिव है कि नहीं है। ऑन द अदर हैंड हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस क्या रहा, पेशेंट ने इंटरवेंशन से किस तरह से फील किया, ठीक है, आफ्टर दैट। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट स्टडीज़ देखते हैं। अब उसके लिए हम लोग को बेस्ट एविडेंस प्रोवाइड करती है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन भी उसने एक पॉइंट ऐड किया हुआ है। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से मुराद भी यही है कि पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसको जो है वो कोई इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। इंटरवेंशन अप्लाई करने के बाद हम सिंपली उस इंटरवेंशन का क्या देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, और हम लोग को उससे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट के रिस्पॉन्स से कि आपको किस तरह से जो है वो उससे रिलीफ हासिल हुआ, तो उसको हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में टाइम और रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन आर नॉट दैट मच सूटेबल, ठीक है। और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में हो सकता है कि जो हमारे पास रिसर्चर है उसका अपना बायस भी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो, क्योंकि वो उसके पास एक हाइपोथेसिस होती है, वो एक इंटरवेंशन को टेस्ट कर रहा होता है, इसलिए वो उसको हमेशा अच्छा ही प्रेजेंट करना चाहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास आती है क्वालिटेटिव रिसर्च, हम लोग को किस तरह से बेटर एविडेंस प्रोवाइड कर सकती है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। अब हम इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि क्वालिटेटिव रिसर्चेज जो हैं वो होती क्या है। एक तो ये कि हमें बात पता चल रही है कि इसमें हम लोग किस तरह से ये रिसर्च करेंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि सिंपली हम लोग इन रिसर्च को इंटरव्यूज़ के थ्रू कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरव्यूज़ के साथ साथ हम लोग यहाँ पर सिंपल तरह से जो है वो क्वेश्चनेयर, बहुत कॉमनली सिंपली क्वेश्चनेयर जो है वो उनको फिल करवा के ये रिसर्च की जा सकती है। क्वेश्चनेयर में हमारे पास यूजुअली मोस्ट कॉमनली प्रेफर किया जाता है कि हम ओपन एंडेड क्वेश्चन ही करें। ओपन एंडेड क्वेश्चन से मुराद है कि पेशेंट जो है वो खुल के बता सकता है, और जबकि क्लोज एंडेड में येस और नो से ही आंसर देना जा पड़ता है, ठीक है। तो हम ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली हम क्या करेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वो कहते हैं कि ये इस तरह की रिसर्च होती है जिनको हम लोग जो है वो नेचुरलिस्टिक रिसर्चेस भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास इंडिविजुअल का अपना एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन वगैरह इंक्लूड होती हैं। डिफरेंट टर्नों का हम इसमें कंसीडर करते हैं, जिसमें उसमें नंबर 1 हम लोगों को उसने बताया हुआ है कि हमारे पास इसमें डिफरेंट मेथडोलॉजीज होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास फिनोमेनोलॉजी है, बल्कि हम बुक से ही देखते हैं। यहाँ पर देखिए फिनोमेनोलॉजी में वो कहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग अटैच टू द फिनोमिनन, यानी पेशेंट ठीक हुआ है तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी या पेशेंट उसको डिस्क्राइब कर रहा है तो उसकी क्या वजह थी। फिर हमारे पास एथनोग्राफी है, व्हाट इज लाइफ लाइक फॉर दिस ग्रुप, ठीक है, वो किस तरह से अपने ग्रुप में, उसका बैकग्राउंड इस तरह से बेसिकली क्या है, ग्राउंड थ्योरी। व्हाट इज हैपनिंग एंड वाई इट इज हैपनिंग, और फिर डिस्कोर्स एनालिसिस है जिसमें व्हाट दे आर कम्युनिकेटिंग एंड हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग, ठीक है, ये चीज़ है। अब वो कहते हैं कि इसमें हम कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। वही बात है, अगर हम ये टेबल याद कर लेंगे तो हम लोग को आगे इसकी पूरी मेथडोलॉजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कॉमन मेथड जो यूज़ करते हैं वो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, एनालिसिस या पर्सनल राइटिंग्स हो सकती हैं, पार्टिसिपेंट की ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, फिर वीडियोज़ और फोटोग्राफिक एनालिसिस हो सकता है, फिर इन डेप्थ इंटरव्यूज़। फोकस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, नाम से पता चल रहा है दैट ग्रुप दैट इज अंडर स्टडी, उसको हम फोकस ग्रुप कहते हैं। फिर हम डॉक्यूमेंट एनालिसिस, यानी पहले से मुझे डॉक्यूमेंट के एनालिसिस के थ्रू भी हम लोग जो है वो ये रिसर्चेस कर सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्चेस है तो इसके अंदर प्रॉपरली ऐसे कोई भी हमारे पास नंबर्स न्यूमेरिक नहीं होते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ नहीं होंगी। ऑब्वियसली रिजल्ट को सम अप करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, लेकिन ज़रूरी इसमें जो है वो कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं होती हैं। ये स्टेटमेंट्स या ओपिनियंस की फॉर्म में हम जो है वो अपना डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो डाटा की कलेक्शन में यहाँ पर डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्चेज एक साथ यूज़ हो सकती हैं, जिसको हम मिक्स्ड रिसर्च भी कह सकते हैं। वो कह सकते हैं कि हो सकता है कि एक रिसर्च का कुछ पार्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास हो सकते हैं क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव रिसर्चेज हो सकती है। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि एक रिसर्च का कुछ पार्ट जो है वो क्वालिटेटिव हो, ठीक है, उसमें मैंने पेशेंट का क्वेश्चन उस तरह से कनेक्ट किया, और फिर जो है वो क्वांटिटेटिव भी मैंने उसके अंदर इंक्लूड कर दिया हो, तो उसको हम लोग कहते हैं दीज आर द मिक्स्ड रिसर्चेज, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर कहते हैं कि जो क्वालिटेटिव
रिसर्चेज होती है इसके अंदर ऑब्वियसली रिसर्चर बायस का जो है वो रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, पर्सन ओपिनियन भी अफेक्ट करता है। फिर हमारे पास यहाँ पर रिपोर्टिंग बायस या फिर जो है वो स्टेटिस्टिकल बायस भी जो है वो हो सकता है इस रिसर्च के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर उसने लिखा हुआ है बाय कंबाइनिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बोथ अप्रोचेस कैन बी ऑफसेट, क्योंकि हमें पता है कि क्वालिटेटिव में एक चीज़ ये थी कि उसके अंदर बायसनेस हो सके और क्वांटिटेटिव में ये था कि उसमें पर्सनस की इनसाइड पर्सनल चीज़ें शामिल नहीं होंगी, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस शामिल नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब उसने हमें डिफरेंट तरह की कैटेगरीज उसने बताई हुई है। उसने कहा है कि हो सकता है पहले क्वालिटेटिव मेथड यूज़ किया गया हो और फिर हम लोगों ने क्वांटिटेटिव, फिर कहते हैं प्रीलिमिनरी क्वांटिटेटिव मेथड यूज किया इन अ क्वालिटेटिव स्टडी, फिर फॉलो अप क्वालिटेटिव मेथड यूज किया क्वांटिटेटिव स्टडीज के अंदर और फिर फॉलो अप क्वांटिटेटिव मेथड यूज किया क्वालिटेटिव स्टडी के ऊपर। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि पहले ये यूज कर लिया फिर दूसरा वो मेथड यूज कर लिया, नथिंग इज डिफिकल्ट हियर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे आता है यही चीज़ है कि किस तरह से कंडक्ट करते हैं। वो मैंने आपको कहा था कि अगर हम वो टेबल याद कर लेंगे तो इट वुड बी इनफ, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास कोई भी चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास ये है कि सिस्टमेटिक रिव्यूज इसका बेटर एविडेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते। वो कहते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्चेस को हम लोग जो है वो सिस्टमेटिक रिव्यूज में क्वालिटेटिव रिसर्चेस को भी यूज़ करके हम सिस्टमेटिक रिव्यूज जो है वो बना सकते हैं। और फिर उसने यही बताया कि कोक्रेन कोलैबोरेशन इसका जो है वो बेस्ट एविडेंस प्रोवाइड करती है। और सिंपल सी बात है, वो कहते हैं द फाइंडिंग्स फ्रॉम द क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी कैन देयरफॉर हेल्प टू आंसर द क्वेश्चन अबाउट द इम्पैक्ट, appropriateness and acceptability of the intervention and thus enhances the scope, relevance and utility of the effectiveness of the reviews, ठीक है। तो ये नहीं कि सिस्टमेटिक रिव्यूज में हम सिर्फ RCTs को यूज़ करते हैं, सिस्टमेटिक रिव्यूज में हम लोग डिफरेंट तरह की स्टडीज़ को यूज़ करके एक रिव्यू बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एविडेंस ऑफ प्रोग्नोसिस।